हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल। 22 नवंबर 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो पसंद ज़रूर आएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। 1 पर्सन 1 लाइक का कंसेप्ट है, ज़रूर लाइक करिएगा। साथ ही हमारी करंट अफेयर्स यूपीएससी 2022 की रिवीजन सीरीज स्टार्ट हो गई है, जिसमें प्रीलिम्स, मेंस, ऐसे राइटिंग संबंधित वीडियो प्लस 5 फुल लेंथ टेस्ट पेपर्स भी लिए जाएंगे। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिंक है, आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। 3 लेक्चर्स अपलोड हुए हैं अभी तक ऐसे राइटिंग के। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज के सवालों के साथ, जिनके जवाब आपको देने हैं। आई विल टेल यू द आंसर्स, बस आप लोग ट्राई जरूर करिएगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपसे बन रहे थे। पहला सवाल है, ऑपरेशन मॉल्टन मेटल समटाइम सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑपरेशन मोल्टन मेटल किससे रिलेटेड है? ऑप्शंस आर ए कोल माइनिंग, सेकंड इज ड्रग ट्रेड, थर्ड इज ह्यूमन ट्रैफिकिंग, या डी इज गोल्ड स्मगलिंग। सो ऑपरेशन मॉल्टन मेटल। क्वेश्चन नंबर 2 है, अरेंज द फॉलोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ टू साउथ आपको अरेंज करना है इनको। फर्स्ट इज स्प्रैटले आइलैंड, सेकंड इज पैरासेल आइलैंड, थर्ड इज थीटू आइलैंड। आपको इनको नॉर्थ से साउथ अरेंज करना है, ठीक है ना। तो स्प्रैटले, पैरासेल और थीटू को आपको नॉर्थ टू साउथ अरेंज करना है। ऑप्शंस नीचे है 1 2 3 2 3 1 3 2 1 या 1 2 3 1 3 2। तो आप बताइएगा क्या आंसर है। थर्ड क्वेश्चन इज, जयंत कुमार दास कमिटी वाज समटाइम सीन इन न्यूज रिसेंटली, इट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से किससे रिलेटेड है जयंत कुमार दास कमिटी? फर्स्ट इज ऑनलाइन बैंकिंग, सेकंड इज फाइनेंशियल इंक्लूजन, थर्ड इज डिजिटल लेंडिंग, या फोर्थ इज ई कॉमर्स। तो दीज आर द 3 क्वेश्चंस फॉर यू टुडे। आज के 3 सवाल ये हैं। इनके आंसर्स मैं एक करके आपको बताता हूँ, आप अपने नोट्स में इनको ऐड कर लीजिएगा करंट अफेयर्स वाले पार्ट में। ऑपरेशन मोल्टन मेटल जो है वो रिलेटेड है डी गोल्ड स्मगलिंग से। याद रखिएगा, ऑपरेशन मोल्टन मेटल डी गोल्ड स्मगलिंग से रिलेटेड है। अभी एक्चुअली में क्या हुआ था, काफ़ी मुझे लगता है 82-83 किलो सोना है जो कि पकड़ाया गया है ना। दैट इज रिलेटेड टू ऑपरेशन मोल्टन मेटल, याद रखिएगा। तो गोल्ड स्मगलिंग है। सेकंड क्वेश्चन मैंने पूछा था कि अरेंज द फॉलोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, स्प्रैटले, पैरासेल, थीटू, इनको अरेंज करना था। तो वैसे तो मैंने कई बार आपको ये मैप दिखाया हुआ है, लेकिन फिर से आप लोग देख लीजिए इसको। पहले सबसे ऊपर आएगा थीटू, पैरासेल सबसे ऊपर आएगा, फिर आएगा आपका थीटू, देन आएगा आपका स्प्रैटले। लेट मी शो यू द मैप फॉर दिस एज वेल। मैं आपको मैप दिखा देता हूँ। ये देखो दिख रहा है, सबसे ऊपर आपको पैरासेल दिख रहा होगा, दिस इज द पैरासेल आइलैंड। उसके नीचे आपको स्कारबोरो शोल दिख रहा होगा। इस फिलीपींस वाले साइड पे आप देखोगे तो आपको स्कारबोरो शोल भी दिख रहा होगा। फिर आप नीचे जाएंगे तो आपको थीटू आइलैंड दिख रहा होगा, थीटू आइलैंड है, और उसके नीचे आपका स्प्रैटले आइलैंड है, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसको याद रखेगा। आप देख सकते हैं साउथ चाइना सी वाला रीजन है। यहाँ पे फिलीपींस के ऊपर आपको ल्यूजॉन स्ट्रेट दिख रहा होगा, जो ल्यूजॉन और ल्यूजॉन फिलीपींस एंड ताइवान के बीच में आता है। देन यहाँ पर आपको हैनान जो प्रोविंस है गल्फ ऑफ टॉनकिन के नीचे, उसके नीचे आपको पैरासेल आइलैंड दिख रहा होगा। फिर इधर ल्यूजॉन के जो वेस्टर्न वाला पार्ट है वहाँ पे स्कारबोरो शोल दिख रहा होगा। फिर आपको नीचे आप आएंगे साउथ चाइना सी वाले पार्ट में ही तो थीटू आइलैंड दिख रहा होगा, एंड देन आपका स्प्रैटले आइलैंड है। इसको आप याद रख सकते हैं। दीज आर द थिंग्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 2 3 1। जयंत कुमार दास कमेटी, मैंने सवाल पूछा आपसे किससे रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड डिजिटल लेंडिंग से। तो ये 3 सवाल थे, 3 सवाल के आंसर मैंने दे दिया। आप बताइएगा कितने सवाल आपसे बने थे और क्या क्या आपने आंसर किए थे। पहला आज का मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे लिख लीजिए। आज का जो मेंस क्वेश्चन जिसका आंसर आपको लिखना है, अटेम्प्ट करना है। कमेंट सेक्शन में आप पॉइंट्स दे सकते हैं, लिख सकते हैं आंसर, है ना। कई लोग पूछते कहाँ लिखें, तो मेरे हिसाब से अभी कमेंट सेक्शन में भी आप लिख सकते हैं। अदरवाइज अगर आप आंसर राइटिंग करते हैं तो कॉपी में लिख लीजिए। कीवर्ड की पॉइंट जरूर आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है ना। तो आज का मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे है, पार्लियामेंट हैज बीन फेलिंग रिसेंटली इन इट्स रोल ऑफ डिबेटिंग, डिलिबरेटिंग एंड डिस्कसिंग द इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजंस। तो पार्लियामेंट अभी रिसेंटली फेल कर रहा है अपने रोल में, जो कि रोल क्या है, डिबेट, डिलिबरेट एंड डिस्कस। तो डिलिबरेटिंग, डिबेटिंग एंड डिस्कसिंग ऑन द इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजंस, दिस रोल ऑफ पार्लियामेंट हैज बीन फेल्ड। तो आपको डिस्कस करना है इस स्टेटमेंट को, हैव टू डिस्कस दिस स्टेटमेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आप समझ में आ गया होगा। आंसर करिएगा।
मूव करते हैं न्यूज एनालिसिस पार्ट में। पहली जो न्यूज है वो है लांगटांग माइक्रो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट के बारे में। इसको नोट्स में ऐड कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ये लांगटांग माइक्रो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट जो है ना, ये नेपाल का पहला हाइड्रो पावर फॉर्म है फ्रॉम अ ग्लेशियल लेक है। इट इज द नेपाल्स फर्स्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट फ्रॉम अ ग्लेशियल लेक। याद रखिएगा, लांगटांग लेक आई थिंक यूज की जाएगी। लांगटांग माइक्रो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है, नेपाल का पहला हाइड्रो पावर प्लांट है फ्रॉम अ ग्लेशियल लेक दैट विल बी देयर। इसको याद रख सकते हैं। द प्रोजेक्ट वाज बिल्ट 3 years आफ्टर 2015 अर्थक्वेक अवलांच। तो 2015 में अर्थक्वेक अवलांच आया था नेपाल में, उसके 3 साल बाद इसकी शुरुआत हुई थी, है ना। एंड इट इज विद द हेल्प फ्रॉम द हांगकांग बेस्ड एक कडूरी चैरिटेबल फाउंडेशन है हांगकांग बेस्ड, उसकी मदद से ये बनाया जा रहा है, याद रखिएगा। एंड इट विल जनरेट 100 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इट सीक्स टू प्रोवाइड 24 hours electricity to 120 households and tourist lodges in क्यांजिन एंड लांगटांग। तो क्यांजिन एंड लांगटांग रीजन के 120 घरों में और टूरिस्ट लॉजेस में यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए लांगटांग माइक्रो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट जो है ये लॉन्च किया गया है। फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन नेपाल टू पावर अ विलेज, है ना। तो इट इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड फ्रॉम अ ग्लेशियल लेक। तो दैट इज अनदर थिंग, ग्लेशियल लेक का यूज किया जा रहा है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी जो न्यूज मैं आपको बताऊंगा वह है चाइना ने, ये न्यूज ऑन AIR यानी कि ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज थी, वैसे मैं आपको बता दूं फिर भी इंपॉर्टेंट है। चाइना ने अपनी लिथुआनिया के साथ जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है, जो डिप्लोमेटिक टाइज है, उनको डाउनग्रेड कर दिया है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसको नोट्स में ऐड कर लीजिए, इंटरनेशनल नोट्स में ही, कि जो चाइना है उसने लिथुआनिया के साथ, है ना, लिथुआनिया के साथ अपने जो रिलेशंस हैं, डिप्लोमेटिक टाइज हैं, उनको डाउनग्रेड कर लिया है। अब क्यों ऐसा किया? क्योंकि लिथुआनिया ने ताइवान की एक एम्बेसी को ओपन कराया विल्नियस में। तो विल्नियस जो जगह है कहाँ पर है, ये आपके लिथुआनिया में ही जगह है, और वहां पे ताइवान की एक एम्बेसी को ओपन करवाया है। किसने? आपके लिथुआनिया ने ओपन करवाया है। दैट इज द रीजन व्हाई चाइना हैज डाउनग्रेडेड इट्स डिप्लोमेटिक टाइज विद द लिथुआनिया। ये आप याद रख सकते हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। इसके अलावा आप सबको पता होना चाहिए कि जो आपका चाइना है वो वन चाइना प्रिंसिपल के बारे में बताता है, यानी कि केवल एक ही चाइना है। और वहीं पे जो ताइवान है, वो ताइवान कहता है कि वो खुद एक इंडिपेंडेंट कंट्री है जिसका नाम रिपब्लिक ऑफ चाइना है। तो इशू यहाँ पर आता है कि ताइवान खुद को रिपब्लिक ऑफ चाइना बोलता है और चाइना कहता है कि देयर इज ओनली वन चाइना। एंड कोई भी कंट्री जो वन चाइना प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करेगी वो चाइना के कोप का क्या बनेगी? भंजक बनेगी, जो भी वो बोलते थे ना पहले के जमाने में, टीवी शोज में आता था। तो ये चाइना के कोप का भंजक बन गया है आपका लिथुआनिया। एंड इसी कारण से इन्होंने अपने डिप्लोमेटिक टाइज को रिड्यूस कर दिया है। ऑब्वियसली बात है, इसके ट्रेड रिलेशंस फिर इम्पैक्ट होंगे, हो सकता है मतलब टेंशन ज़्यादा बढ़ जाए, है ना। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अगली जो न्यूज़ है वो है कैबिनेट टू ओके द रिपील ऑफ लॉज ऑन November 24। तो रिपील ऑफ लॉज के बारे में आपको थोड़ा बताना चाहता था। देखो, रिपील ऑफ लॉज का मतलब क्या होता है? रिपीलिंग अ लॉ मीन्स नलीफाइंग अ लॉ। किसी लॉ को जब आप नलीफाई करते हैं ना तो उसको रिपील किया जाता है। दैट इज द प्रोसेस ऑफ रिपीलिंग अ लॉ। अब याद रखिएगा, A law is reversed when parliament thinks that there is no longer a need to exist। जब पार्लियामेंट को लगता है कि भैया इस लॉ के अब रहने की जरूरत नहीं है, तो फिर वो उसको रिपील कर देता है या फिर रिवर्स कर देता है, ठीक है ना। अब देखो क्या होता है, कई लेजिस्लेशंस, कई लॉज तो ऐसे होता है जिनमें सनसेट क्लॉज होता है। सनसेट क्लॉज मतलब कि एक पर्टिकुलर डेट होती है जिसके बाद बोलते हैं कि इस डेट के बाद ये लॉ एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो कई बार लेजिस्लेशंस के साथ ही उनकी सनसेट क्लॉज दे दी जाती है। तो याद रखिएगा, रिपीलिंग जो है ना वो दो तरीके से ही होती है। जैसा मैंने आपको बताया, रिपीलिंग ऑफ लॉज इन्हीं दो तरीके से होती है। पहला तरीका तो यह है कि आपने लॉ में ही एक सनसेट क्लॉज दे दिया। सनसेट क्लॉज मतलब कि आपने बता दी कि इस शाम के बाद से ये लॉ एप्लीकेबल नहीं रहेगा। जैसे कि एग्जांपल है एंटी टेरर लेजिस्लेशन, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। जो इस तरीके का एंटी टेरर लेजिस्लेशन था, टाडा जिसको हम बोलते हैं, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1987, टाडा बोलते हैं इसको। इसमें एक सनसेट क्लॉज था और 1995 के बाद ये लैप्स होने के लिए सनसेट क्लॉज था। तो 1995 के बाद ये लैप्स हो गया, ठीक है ना। अब कई लॉज जिनमें सनसेट क्लॉज नहीं रहता है, तो उनमें क्या करना पड़ता है? अगर सनसेट क्लॉज नहीं है तो उसको रिपील करने के लिए आपको एक नया लेजिस्लेशन पास करना पड़ेगा। याद रखिएगा, अगर आपके लॉ में सनसेट क्लॉज नहीं है, यानी कि रिपील करने का क्लॉज नहीं है, तो उसका मतलब है कि फिर आपको एक नया लेजिस्लेशन लाना पड़ेगा जिसमें आपको बताना पड़ेगा कि ये लॉ जो है ये रिपील हो जाएगा। जैसे कई बार, जैसे पहले मैं आपको बताऊं, FCRA का जो था,
एफसीआरए का लॉ था 1976 का, ठीक है ना। लेकिन जब 2010 में आया एफसीआरए का नया लॉ, तो उसके बाद एफसीआरए 1976 रिपील हो गया। तो जब एफसीआरए 2010 आया तो उसी में उन्होंने एक चीज और लिखी कि अब 1976 वाला जो लॉ रहेगा वो रिपील्ड रहेगा, इट विल स्टैंड रिपील्ड। तो लॉ में ही इन्होंने लिख दिया कि ये नया लॉ लेके आए, उसमें लिख दिया कि पुराना वाला रिपील हो जाएगा। ये भी कर सकते हैं आप। आर्टिकल 245 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, वो पार्लियामेंट को लॉ बनाने की भी पावर देता है और उसी पावर के अंतर्गत लॉ रिपील करने की भी पावर देता है। तो आर्टिकल 245 होगा। अगर आपसे कभी रिपील का कोई आर्टिकल पूछ लेना, एक कौन से आर्टिकल के अंतर्गत लॉ पार्लियामेंट जो है वो रिपील करता है, तो आर्टिकल 245 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स दिस पार्लियामेंट अ पावर टू रिपील द लॉ एंड टू मेक अ लॉ, है ना। दोनों पावर आर्टिकल 245 के अंतर्गत ही दी जाती है, तो इसको आप याद रख सकते हैं। अ लॉ कैन बी रिपील्ड आइदर इन इट्स इंटायरिटी और इन पार्ट्स। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होना चाहिए कि लॉ जो रिपील होता है ना, कई बार वो पूरी तरीके से भी रिपील किया जा सकता है और वो पार्ट में भी रिपील किया जाता है कि एक पार्ट उसका रिपील किया जाए, है ना। तो दैट इज अनदर थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आपको पता होना चाहिए कि ये लॉ जो है वो रिपील करने के भी दोनों तरीके हैं, या तो पूरी तरीके से आपने लॉ रिपील कर दिया या फिर आपने केवल उसका एक पार्ट रिपील किया। दोनों बोथ मेथड्स आर गुड टू गो, ठीक है ना। एंड अब रिपील करने की प्रोसेस क्या है, मैंने आपको बताया कि अब इसको भी लॉ वाले पार्ट में भी दो तरीके हैं। एक तो आप ऑर्डिनेंस लेकर के आ जाओ, है ना, रिपील करने का, और दूसरा आप एक रिपील लेजिस्लेशन ही लेकर के आ जाओ, पार्लियामेंट से पास करा लो, ठीक है ना। एंड दोनों ही तरीके हैं। अगर ऑर्डिनेंस से पास होता है तो उसमें वही तरीका है जो ऑर्डिनेंस का नॉर्मल प्रोसेस है ना, कि 6 महीने 6 हफ्ते मतलब 6 मंथ तक के लिए ऑर्डिनेंस होता है। फिर उसके बाद जब पार्लियामेंट मीट करती है उसके बाद 6 वीक्स के अंतर्गत उसको करना पड़ता है। तो कुल मिलाकर के जो हाईएस्ट टाइम पीरियड है वो 6 मंथ 6 वीक का ही रहेगा। और अगर आपने इस पार्लियामेंट के रीअसेंबल होने के 6 हफ्ते के अंतर्गत उसको नहीं आपने दोबारा पास किया है, तो उसका मतलब है कि फिर वो दोबारा से रिपील उसका हट जाएगा। तो ये भी इसमें भी लागू होता है, जो नॉर्मल लॉ में लागू होता है वो चीज़ यहाँ पे भी लागू होती है। दूसरी चीज़ कि लेजिस्लेशन के माध्यम से तो आपको पता ही दिया मैंने कि लॉ खुद ही आप एक लॉ पास कर दो, जिसका कई बार रिपील लॉ भी पास हो सकता है, जिसका टाइटल रहता है रिपीलिंग एन अमेंडमेंट, है ना। अदरवाइज आपने नया लॉ निकाला, उसमें आपने लिख दिया कि भैया आज से ये जो लॉ है ये रिपील्ड रहेगा, तो ये भी एक मेथड है। तो दीज आर द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम द रिपील ऑफ लॉज पॉइंट ऑफ व्यू। मैंने आपको इसलिए बता दिया क्योंकि आपको पता होना चाहिए आर्टिकल्स, प्रोसेस, सारी चीज़ें, ताकि अगर यूपीएससी प्रीलिम्स से क्वेश्चन पूछे तो आपसे बन जाए, वहाँ पे आप गड़बड़ी ना करें। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव अहेड विद मी एज वेल। आप मूव करें, काफ़ी अच्छे अच्छे न्यूज़ आइटम्स आए हैं, हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे एडिटोरियल पार्ट में हम आ जाते हैं। तो आज मैं 4 एडिटोरियल्स डिस्कस करूंगा। देखो चारों एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है, लेट मी डिस्कस देम वन बाय वन। सबसे पहला एडिटोरियल जो हम डिस्कस करेंगे वो है गो बैक टू कमिटीज इज द फार्म लॉ लेसन। तो ये जो बात है, ये बात की जा रही है फार्म लॉज के रिगार्डिंग। ऑथर का ये कहना है कि गवर्नमेंट को रिपील करना पड़ा, लॉ को रिपील करना पड़ा, है ना। ठीक है, अच्छी बात है। प्राइम मिनिस्टर जी ने कहा कि फार्मर्स हमारा इंटेंट नहीं समझे, ट्रू इंटेंट नहीं समझे, कोई बात नहीं, हम लॉ रिपील कर देंगे। तो ऑथर ने यहाँ पे ये कहा है कि देखो आपका जो मेथडोलॉजी था, आपका जो प्रोसेस था पासिंग ऑफ द लॉ, वो आपका सही इंटेंट दिखाई नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि जैसा मैंने आज क्वेश्चन पूछा है वही मैं बता दूं कि पार्लियामेंट का काम क्या है। पार्लियामेंट का काम है कि डिबेट करें, पार्लियामेंट का काम है कि लॉज को डिस्कस करें, पार्लियामेंट का काम है कि डेलिब्रेशंस करें, पार्लियामेंट का काम है कि कूल हेड से एक अच्छे से सोचें, प्रोसेस के साथ उसको सोचें, उसके बारे में, और वेराइटी ऑफ ओपिनियंस ले, है ना। मतलब अपोजिशन का भी ओपिनियन ले, लॉ वालों का भी ओपिनियन ले। लेकिन ऑथर ने कहा कि जो प्रोसेस है आपने फॉलो किया, आपने क्या किया कि इतना बड़ा लॉ जो पूरे फार्मर्स को इम्पैक्ट करता है उसमें आधे घंटे का भी आपने डिस्कशन नहीं किया। इवन हाफ आवर डिस्कशन वॉज टू मच फॉर यू पीपल, तो आपने उसको पास कर दिया। दूसरी चीज ऑथर ने कहा है, कई बार न केवल ये तो बात चलो फार्म लॉस की है, इनफैक्ट जो पार्लियामेंट में रिसेंटली जो ट्रेंड देखा गया है वो यही ट्रेंड देखा गया है कि मोस्ट ऑफ द लॉज आर पास्ड विदाउट एनी डिबेट, विदाउट रिफरिंग देम टू एनी कमिटीज। जो ये आर्टिकल है, पर्टिकुलरली इस आर्टिकल में जो मेन मुद्दा उठाया गया ऑथर द्वारा वो ये कि आपने किसी भी लॉ को रिसेंटली किसी कमिटी को आपने रेफर ही नहीं किया। अब आपको क्या करना चाहिए था, आपको एक कमिटी बनानी चाहिए थी, या फिर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी, या फिर आपको कैबिनेट कमिटी, किसी को तो आप रेफर करते। इतनी सारी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज हैं, आप उनको रेफर करते। और वो मतलब ये तो पार्लियामेंट का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आपके पास इतने तरीके हैं कि आप उस लॉ को बिल्कुल कूल हेड से सोच सकते हैं, उसके जितने भी कैलकुलेशंस हैं, जितने भी रिपरकशंस हैं, आप उसको थिंक कर सकते हैं, सोच सकते हैं उनके बारे में। बट यू डिड नॉट टेक एनी ऑफ दिस, है ना।
दैट इज द थिंग विच ऑथर सेज कि ये एक चीज गलत हो गई। एंड ये मेथोडोलॉजी जब गलत है तो ऑब्वियस सी बात है आपका ट्रू इंटेंट कोई नहीं समझेगा, वो यही समझेगा कि आप केवल बाईपास कर रहे हैं, यू आर जस्ट बाईपासिंग द प्रोसेस ऑफ डेलिब्रेशन, डिस्कशन एंड डिबेटिंग, है ना। तो ये लोगों को लगेगा। सिमिलरली जब मनी बिल आप पास करते हैं तो भी कई लोग, जैसे आधार बिल को मनी बिल की तरह पास किया गया था, दैट्स अ वेरी प्रोमिनेंट एग्जाम्पल, है ना। तो ये भी दिखाता है कहीं ना कहीं कि यू आर जस्ट बाईपासिंग द प्रोसेस, यू आर जस्ट बाईपासिंग द प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्विंग द डिस्कशंस इन्वॉल्विंग द ओपिनियंस, है ना। और ऑथर ने कहा कि ये जो मेथोडोलॉजी काफ़ी एडवेंचरस मेथोडोलॉजी है। ऑथर ने यहाँ पे ये भी कहा कि हाउस का जो विजडम होता है वो इनवैल्यूएबल रहता है। और ये केवल इंडिया का एग्जाम्पल नहीं है, जहाँ पे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी आई है, यानी कि इंग्लिश मोनार्क्स की अगर हम बात करें, ब्रिटेन की बात करें, इंग्लिश मोनार्क्स की बात करें, तो वो भी भले कितने भी हिज हाइनेस हो, कितनी भी चीज़ हो, बट दे ऑल्सो डिस्कस विद द कॉमनर्स, दे ऑल्सो refer the matters to the committees, and they know that parliament has emerged after much more consultations, and parliament का जो accumulated wisdom है that is too much higher than the individual wisdom। तो ये चीज देखो लिखा है, accumulated wisdom of the house is invaluable treasure। अगर आप हाउस का accumulated wisdom देखें, so that is an invaluable treasure, और आपको उसका फायदा उठाना चाहिए। तो instead of taking the benefit of that, you are bypassing that, and that is not a good thing। ये पूरे आपके नोट्स में होने चाहिए चीजें जो मैं बोलता जा रहा हूँ। accumulated wisdom of the house जो है वो invaluable treasure है, you are not taking the benefit of that thing, है ना। you are bypassing the process of the parliament, है ना। कुल मिलाकर के आप यही चीज कर रहे हो। वही वाली चीज ऑथर ने यहाँ पे बोली कि अब रिपील होने के बाद फ्यूचर में आपको क्या करना है। सबसे पहली बात ऑथर ने कहा कि भैया फ्यूचर में आप इसको मॉडिफिकेशन के साथ दोबारा मत ला देना। आपको क्या करना चाहिए, प्रॉपर पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी, ये लिख लो आपको टर्म, प्रॉपर पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी करनी चाहिए। अब पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी आप कैसे करेंगे, जब आप मैटर को रेफर करेंगे किसी पार्लियामेंट्री कमेटी को, जब आप हर स्टेक होल्डर को ले आएंगे, उस कमेटी का पार्ट बनाएंगे और उसके बाद डिसाइड करेंगे कोई चीज, तो देयर शुड नॉट बी एनी अनरीजनेबल लेजिस्लेशन। रादर आपको पूरे जो पार्लियामेंट है उसका व्यू लेना चाहिए, ओपिनियन लेना चाहिए। इसके बाद आपको उस मैटर को रेफर करना चाहिए टू स्टैंडिंग कमेटी, उसके व्यूज लेने चाहिए, उनके जो भी ओपिनियंस है उनको लेना चाहिए। उसके बाद डिटेल्ड एग्जामिनेशन के बाद ही आपको कोई बिल या कोई लॉ लेकर के आना चाहिए ना। इसलिए नहीं लाना चाहिए कि आप बाईपास करके अपने टैक्टिकल मोटिव्स को पूरा कर लें, या फिर अपने कॉर्पोरेटाइजेशन का जो आपने बीड़ा उठा रखा है उसको आप पूरा कर लें। तो दैट इज व्हाट द ऑथर सेज इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। ऑर्डिनेंस का आर्टिकल आप सबको याद होना चाहिए, आर्टिकल 123। ऑथर ने यह भी कहा है कि ऑर्डिनेंस का रूट जो है वो तो बहुत ज्यादा अर्जेंट मैटर्स में, मतलब जिसमें कि आप रुका ही नहीं जा सकता है, तो फार्म लॉज और इन जैसे मैटर्स के लिए आपको जहां पे काफी टाइम की जरूरत है वहां पे आप अर्जेंसी के साथ लॉ नहीं पास कर सकते। तो ऑथर ने यह भी कही कि आर्टिकल 123 का भी मिसयूज जो है बहुत ज्यादा हो रहा है, वो मिसयूज भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसी चीज में होना चाहिए जब बिल्कुल अर्जेंट मैटर हो और आप 10 दिन भी 5-15 दिन भी वेट नहीं कर सकते। तो ऐसे मैटर में आप लेकर के आए, लेकिन ऐसे मैटर में ना लाएं जहां पर आपको काफी सोचना है, जहां पे काफी आपको डेलिब्रेशन करने की जरूरत है। दूसरा जो आर्टिकल है वो लिखा गया है कीपिंग अ क्लोज आई ऑन चाइनाज न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज। अब यहाँ पे ऑथर ने कहा है कि अभी रिसेंटली यूएसए ने एक रिपोर्ट निकाली है चाइना की जो कैपेबिलिटीज है, न्यूक्लियर वॉरफेयर कैपेबिलिटीज है उनके रिगार्डिंग, और ये कहा है कि काफ़ी ज़्यादा चाइना अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को बढ़ाता जा रहा है। इस रिपोर्ट का नाम है चाइना मिलिट्री पावर रिपोर्ट, याद रखिएगा, चाइना मिलिट्री पावर रिपोर्ट, विच इज रिलीज्ड बाय द पेंटागन, दैट categorically underscores the growing challenge posed by the increasing capabilities of the People's Republic of China। तो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना अपनी कैपेबिलिटीज, चाहे वो न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज हो या लो ईल्ड वेपन्स हो, उनकी कैपेबिलिटीज को बढ़ाता जा रहा है। ऑथर ने यहाँ पे इन्हीं 2 पॉइंट्स को हाईलाइट किया है कि चाइना अपने आर्सेनल में जो चीजें हैं उनको इंक्रीज करता रहा है, प्लस चाइना ने अपनी जो आइडियोलॉजी है, जैसे नो फर्स्ट यूज, चाइना भी कहता है कि नो फर्स्ट यूज है, लेकिन उनकी जो वेपनरी डेवलप हो रही है और जो उनका मेथड है वो दिखा रहा है कि चाइना इज मूविंग टुवर्ड्स अ लॉन्च ऑन वार्निंग न्यूक्लियर पोस्चर। चाइना का जो पोस्चर है वो चेंज होता जा रहा है, एंड दैट हैज मूव्ड टुवर्ड्स लॉन्च ऑन वार्निंग न्यूक्लियर पोस्चर। अभी क्या था, नो फर्स्ट यूज एक डिटरेंस की तरह काम कर रहा था, लेकिन चाइना का जो अब पोस्चर है, चाइना जितना एग्रेसिव हो गया है, जितना असर्टिव हो गया है, उसको देखते हुए लग रहा है कि दे आर मूविंग टुवर्ड्स द लॉन्च ऑन वार्निंग न्यूक्लियर पोस्चर। तो ये मतलब है कि बहुत जल्दी ही वो, मतलब कि देखो लॉन्च ऑन वार्निंग क्या होता है, बहुत ही कम टाइम देता है, मतलब कि
उसने वार्निंग दी एंड दे विल लॉन्च द न्यूक्लियर वेपनरी जस्ट आफ्टर अ वार्निंग दे कैन लॉन्च दैट। एंड इस कारण से क्या होता है कि जो अगल बगल की कंट्रीज होती हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा ससेप्टिबल हो जाती है, वल्नरेबल हो जाती हैं टू न्यूक्लियर अटैक, क्योंकि इसका मतलब है कि आप तैयार ही बैठे हुए हो, बस आप वार्निंग दोगे एंड यू विल स्टार्ट लॉन्चिंग द न्यूक्लियर वेपनरी। या फिर जैसे ही आपको लगा कि कोई चीज़ गड़बड़ी है, एनिमी मिसाइल है, तो आपने तुरंत न्यूक्लियर लॉन्च कर दिया। तो ऑथर ने कहा कि ये जो लॉन्च ऑन वार्निंग पॉस्चर है, न्यूक्लियर पॉस्चर, ये सही चीज़ नहीं है। दूसरा ऑथर ने कहा कि जो उनका वेपनरी है उसमें लो यील्ड वेपन्स काफ़ी ज़्यादा डेवलप किए जा रहे हैं। लो यील्ड वेपन्स क्या होता है, एक्चुअली बैटल फील्ड के लिए सबसे ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं। बैटल फील्ड यानी कि वॉर के लिए सबसे ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं लो यील्ड वेपन्स। एंड लो यील्ड वेपन्स चाइना ने काफ़ी ज़्यादा डेवलप करके रखे हैं। दैट इज़ द रीज़न वाई ऑथर ने कहा कि ये इनका एग्रेसिव यूसेज दिखाता है, और ये दिखाता है कि चाइना इज़ मूविंग टूवर्ड्स अ लॉन्च ऑन वार्निंग स्ट्रैटेजी, है ना। नो फर्स्ट यूज़ तो ठीक है, वो कहने का हो गया, अब लॉन्च ऑन वार्निंग हो चुका है। इसके अलावा जो उनके जो वेपनरी है उसमें जैसे डोंग फेंग 26 बैलिस्टिक मिसाइल है, डोंग फेंग 26 बैलिस्टिक मिसाइल का नाम लिखा ऑथर ने। इसके अलावा JL-2 सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज 7200 किलोमीटर तक है। JL-2 सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज 7200 किलोमीटर तक कैपेबल है। मतलब कि समझ लो इंटर कॉन्टिनेंटल एशिया में कहीं पे भी ये अटैक कर सकता है चाइना अपनी वेपनरी के साथ। तो दैट इज द थिंग। एंड ये जो शिफ्ट हुआ है, दैट शिफ्ट शुड गिव चिल्स टू इंडिया एज वेल। ऑथर ने कहा कि जो लॉन्च ऑन वार्निंग और ये सब स्ट्रैटेजीज जो है, प्लस उनकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी डेवलप है ही ऑलरेडी बहुत ज़्यादा, और इसके अलावा उनका जो लो यील्ड वेपनरी है वो भी काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है। तो ऑथर ने ये कहा कि हमको ये समझना चाहिए कि इस पॉस्चर के कारण जो हो सकता है इंडिया की जो अपनी कैपेबिलिटीज़ है वो बढ़ानी पड़ेंगी, क्योंकि लॉन्च ऑन वार्निंग बहुत ज़्यादा समय आपको देता नहीं है, और चाइना अगर अटैक करने पर उतर आए तो बहुत जल्दी आपको वो नलीफाई कर सकता है, वहाँ पे बहुत जल्दी आपको वो डिकैपिटेट कर सकता है आपकी वेपनरी को और आपके न्यूक्लियर वॉरफेयर को। तो कुल मिलाकर के आपको बिल्कुल तैयार रहना पड़ेगा, न केवल डिफेंस मैकेनिज्म बल्कि अटैक मैकेनिज्म भी आपको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। दिस इज व्हाट द ऑथर सेज इन दिस आर्टिकल। एंड हमको बिल्कुल उनके आर्सेनल के ऊपर एक नज़र बना के रखनी पड़ेगी। दैट इज द थिंग विच इज देयर। अब यहाँ पर ऑथर ने कहा कि रशिया और यूक्रेन एक बार फिर से अटैक के उसमें आ चुके हैं। ऑलरेडी बहुत पहले 2015 की अगर हम बात करें तो ऑलरेडी वहाँ पे 2014 में आप सबको पता है कि अटैक कर ही दिया था रशिया ने, और काफ़ी ज़्यादा मामला गड़बड़ हो गया। तो इसमें मैं आपको नोट्स में एक चीज़ लिखाना चाहता हूँ जो आप लोग लिख लीजिए। मिन्स्क सेकेंड पीस एग्रीमेंट याद रखेगा, आपको याद रखें कि मिन्स्क 2 पीस एग्रीमेंट हुआ था, 2015 में हुआ था। ये आप लोग लिख लीजिए। मिन्स्क कहाँ पर है, मिन्स आप लोग बता सकते हैं अगर, तो दैट विल वेरी गुड। मिन्स कहाँ पे है, कहाँ की कैपिटल है, क्या है, अगर आप बता दें तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा मतलब। तो मिन्स्क 2 पीस एग्रीमेंट जो था वो 2015 में साइन हुआ था, और इसको मीडिएट किया था फ्रांस और जर्मनी ने। याद रखेगा, रशिया और यूक्रेन के बीच में ये हुआ था, रशिया यूक्रेन के बीच में हुआ था मिन्स्क 2 एग्रीमेंट, और इन दोनों के बीच का जो टेंशन था उसको ख़त्म करने के लिए अकॉर्ड किया गया था। ये पीस अकॉर्ड की तरह था, हुआ था, जो 2015 में हुआ था। फ्रांस और जर्मनी ने इसको मीडिएट किया था। दैट इज अनदर thing which is important। And इसमें यह कहा गया था कि यूक्रेन जो है वो ज़्यादा पावर देगा अपने ब्रेकअवे रीजन्स को और कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लेकर के आएगा। रशिया ने हाँ कर दिया, उनको ये लगा कि भाई ठीक है, जब डेलीगेट करेगा यूक्रेन अपनी पावर्स तो मॉस्को को लेवरेज मिलेगा, बट यूक्रेन ने वो माना नहीं, और अब दोबारा से टेंशन शुरू हो गई है, आप लोग देख सकते हैं। और अब ज़रूरत, ऑथर ने कहा कि ज़रूरत क्या है, ज़रूरत है कि मिन्स्क 2 जैसा जैसे अकॉर्ड था ना, वैसे ही दोबारा आप एक अकॉर्ड लेकर के आए और दोनों के बीच में पीस इस्टेब्लिश करें। दैट इज व्हाट द ऑथर सेज इन दिस आर्टिकल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव अहेड विद मी, लेट्स सी। यहाँ पे अगला जो आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे चौथा, वो है रिलायबल डेटा गुड पॉलिसी। ऑथर ने कहा है कि देखो, एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग आप कर रहे हैं, मतलब कि आप देख रहे हैं, एविडेंसेस देख रहे हैं किसी चीज़ के, उसके बाद आप पॉलिसीज बना रहे हैं। आपने देखा गरीबी जाता है तो गरीबी मिटाने के लिए, आपने देखा कि लड़कियां नहीं पढ़ रही हैं तो आपने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बता दिया। तो मतलब कुल मिला के एविडेंस बेस्ड लॉ मेकिंग हो रही है। अब जब एविडेंस बेस्ड लॉ मेकिंग हो रही है तो डेटा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑथर का ये कहना है कि इन द केस ऑफ एविडेंस बेस्ड लॉ मेकिंग डेटा प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है वो किसने ले लिया, डेटा ने लिया, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, एविडेंस कहां से मिलेगा, एविडेंस विल बी टेकन फ्रॉम डेटा ओनली। एविडेंस तो डेटा से ही मिलेगा ना, और डेटा ही आपका अगर सही नहीं है या डेटा ही अगर आप रिलीज नहीं कर रहे हैं तो फिर ये प्रॉब्लम है। तो ऑथर ने प्रॉब्लम्स क्या क्या बताई है। पहली है कि अनरिलायबल डेटा। अनरिलायबल डेटा मतलब कि डेटा रिलायबल नहीं है, डेटा रिलायबल नहीं सबसे बड़ी प्रॉब्लम। दूसरा है
कैलकुलेट अनकैलकुलेटेड लिख दो, चलो अनकैलकुलेटेड कोई वर्ड नहीं होता मेरे हिसाब से, शायद, पता नहीं। नॉन कैलकुलेटेड डेटा आप लोग, मतलब या तो डेटा कैलकुलेट किया गया है लेकिन रिलायबल नहीं, तो अनरिलायबल हो गया। फिर डेटा कैलकुलेट ही नहीं किया गया, नॉन कैलकुलेटेड, मतलब इट्स नॉन कैलकुलेटेड, स्लिपेज, देयर हैज बीन अ स्लिपेज, मतलब डेटा कैलकुलेट ही नहीं किया गया, ठीक है ना। एंड इसके अलावा ऑथर ने कहा कि तीसरा जो एक इशू है वो ये है कि रिलीज कैलकुलेट किया गया बट रिलीज नहीं किया, नॉन रिलीज्ड डेटा, है ना, आपने रिलीज ही नहीं किया, आपने छुपा के रख लिया क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस सही नहीं थी, तो आपने बोल दिया कि भैया डेटा सही नहीं था, मेथोडोलॉजी गलत थी, इसलिए हम रिलीज ही नहीं करेंगे। चौथा जो प्रॉब्लम है वो कंपेरेबिलिटी का प्रॉब्लम है, मतलब कि आपने क्या किया, मेथोडोलॉजी चेंज कर दी, आपने जीडीपी कैलकुलेट करने की मेथोडोलॉजी चेंज कर दी, आपने बोला कि हम कंजम्पशन कुछ कैलकुलेट करने की मेथोडोलॉजी चेंज कर देंगे। तो आपने क्या बोला कि जैसे ही डेटा रिलीज होने वाला हुआ तो आपने कह दिया कि चूंकि मेथोडोलॉजी चेंज हो गई थी तो हम इसको पुराने डेटा से कंपेयर नहीं कर सकते। तो ये जो कंपेरेबिलिटी का इशू है ना, ये चौथा इशू है जो कि यहाँ पे सबसे बड़ा इशू है। ऑथर ने कहा कि हमको इन सारे इशूज को दूर करना है, डेटा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग में, एंड हमको वही करना है कि डेटा हम जल्द से जल्द, जितना जल्दी रिलायबल और ये डेटा रिलीज करेंगे और टाइमली रिलीज करें। दैट इज अनदर थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, कि टाइमली रिलीज ऑफ डेटा इज मच मोर इंपॉर्टेंट। तो ये चीज ऑथर ने यहाँ पे इस आर्टिकल में बोली। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं। सब नेशंस स्टॉलिंग मैरिटाइम ऑर्डर, तो यहाँ पे ऑथर ने बात की है आईएनएस विशाखापट्टनम की, विच इज द प्रोजेक्ट 15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर। इसको लिख लो, अपने डिफेंस वाले सेगमेंट में ऐड कर लो। प्रोजेक्ट 15B क्लास है स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, इट्स अ स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, याद रखेगा। प्रोजेक्ट 15B के अंतर्गत जिसमें न्यूक्लियर सबमरीन्स ये सबमरीन्स बनाए जाने का काम किया जा रहा है। तो प्रोजेक्ट 15B स्कॉर्पियन क्लास और ये सब चीज़ें आप सबको पता होगा। तो प्रोजेक्ट 15B जो है वो आईएनएस विशाखापट्टनम उसके अंतर्गत डेवलप हुआ है। 4 डेवलप करने थे, उसमें से ये 15B का पहला है। प्रोजेक्ट 15B के अंतर्गत स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है आईएनएस विशाखापट्टनम। इसको अपने नोट्स में ऐड कर लो, याद कर लेना इसको, है ना। एमपी लॉन्चेस अ स्लू ऑफ काउ वेलफेयर मेजर्स। तो अब यहाँ पे शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा काउ वेलफेयर मेजर्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस किए हैं, जिनमें से गौ कल्याण टैक्स भी एक इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, काउ वेलफेयर टैक्स भी वो प्लान कर रहे हैं, काउ वेलफेयर टैक्स से रहेगा। एंड दूसरा चीज़ उन्होंने कहा है कि जो शाहजहाँपुर में काउ फिनाइल आप यूज़ करें ऑफिसर्स में, इनफैक्ट गवर्नमेंट ऑफिसर्स में काउ प्रोडक्ट्स, काउ फिनाइल आप यूज़ करें। तीसरा उन्होंने कहा है कि जो सलारिया गौ सेंचुरी है, यानी कि शाहजहाँपुर एक जगह है, अगर मालवा एक जगह है, याद रखिएगा, अगर मालवा एक जगह है, मध्य प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है, एंड वहाँ पे एक सलारिया गौ सेंचुरी जो है वो डेवलप करने की बात की जा रही है। ऑलरेडी डेवलप्ड है लेकिन उसको एक मॉडल सेंचुरी के रूप में डेवलप करने की बात की जा रही है। सलारिया गौ सेंचुरी अगर मालवा मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है, उसको एक मॉडल सेंचुरी के रूप में डेवलप करने की बात की जा रही है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है। प्रोलॉन्ग्ड स्कूल क्लोजर पोजेस थ्रेट टू जेंडर इक्वालिटी। अब यहाँ पर ऑथर ने कहा है कि जो प्रोलॉन्ग्ड स्कूल क्लोजर है, यानी कि जो स्कूल बहुत ज़्यादा दिनों तक बंद रह रही है पैंडेमिक के टाइम में स्पेशली, तो उस कारण से जो मैंने कहना चाहिए कि जो जेंडर इक्वालिटी उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। क्यों पड़ रहा है? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, लड़कियों को इन्वॉल्व किया जाता है फिर हाउस होल्ड चोर्स में और घर के काम कराए जाते हैं जब वो स्कूल नहीं जा रही हैं। तो दैट इज़ अ बिग इशू जो हो रहा है। एंड इस कारण से क्या होगा कि ऑब्वियस सी बात है, they will not be able to take proper their classes, ऑनलाइन क्लासेस। दूसरी चीज़ जो ऑथर ने इशू बताया, मैं भी आपको बता दूं, जैसे मान लो घर में एक ही अगर डिवाइस है और 2 बच्चे हैं जिसमें से एक लड़का है और एक लड़की है, दोनों अलग अलग क्लासेस में है, सपोज दोनों की ऑनलाइन क्लास हो रही है, तो आपको क्या लगता है कि पेरेंट्स लड़के की क्लास करवाएंगे कि लड़की की क्लास करवाएंगे? तो काफ़ी जगहों पर यह देखा जा रहा है कि द पेरेंट्स प्रेफर दैट द बॉय शुड टेक द क्लासेज रादर देन, अगर एक ही डिवाइस है तो ऑब्वियस सी बात है दे आर प्रेफरिंग द बॉय टू टेक द क्लास, एंड दैट इज द मेजर इशू जो कि हो रहा है। इस कारण से लड़कियां कहीं ना कहीं पीछे छूट रही हैं, जेंडर इनइक्वालिटी जो है काफी ज्यादा बढ़। एक्चुअली में जो रिपोर्ट है वो यूनेस्को द्वारा निकाली गई रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट का नाम लिख लो आप लोग, व्हेन स्कूल्स शट जेंडर्ड इंपैक्ट्स ऑफ कोविड-19 स्कूल क्लोजर्स। ये लिख लेना, व्हेन स्कूल्स शट जेंडर्ड इंपैक्ट्स ऑफ कोविड-19 स्कूल क्लोजर्स। इस पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जेंडर्ड इंपैक्ट कोविड-19 के क्या थे, है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। डिजिटल जो स्किल्स हैं वो लैक कर रही हैं लड़कियां, और डिजिटल टेक्नोलॉजीज लैक कर रही हैं, और स्कूल्स के कारण मिस होने के कारण उनको हाउस होल्ड चोर्स में इन्वॉल्व किया जाता है और वो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा काम ही करती रहती हैं, ठीक है ना। ये सारे इशूज़ हैं। अगली जो चीज़ है वो है, एक रिपोर्ट और आई जिसमें ये बताया जा रहा है कि जो
अर्बन पुअर है उनका स्टेट ऑफ जो लिविंग है काफ़ी पुअर चल रहा है, और उनका जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है दैट इज 9 ईयर्स शॉर्टर लेस देन द रूरल पुअर। तो अगर हम देखें अर्बन इंडिया में जो पुअर पीपल है, अर्बन पुअर हैं, उनका जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो काफ़ी कम है, 9 से 10 साल कम चल रहा है फॉर मेल एंड 6-7 साल चल रहा है फॉर द फीमेल, 9.1 चल रहा है फॉर मेन एंड 6.2 चल रहा है फॉर वुमेन, लेस देन द रूरल पुअर। ठीक है ना, अगर आप देखें। इसके अलावा ऑथर ने कुछ और इश्यूज बताए हैं, जैसे कि डिस्प्रपोर्शनेट डिसीज बर्डन भी है ना, अर्बन पुअर के ऊपर डिस्प्रपोर्शनेट डिसीज बर्डन भी है। इसका कारण हो सकता है कि जो उनकी केओटिक लिविंग है, ऑब्वियसली बात है स्लम्स में ये लोग रहते हैं, यहाँ पे और ज्यादा इश्यूज रहते हैं, तो ये जो डिसीज बर्डन है दैट इज वेरी हाई ओवर देम, है ना। एंड इसके अलावा उनको ये भी है कि फाइनेंशियल बर्डन भी काफ़ी ज़्यादा है, फाइनेंशियल बर्डन काफ़ी ज़्यादा है। एंड ऑथर ने कहा है कि इसका इश्यूज ये भी कि गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज डिक्रीजिंग, एंड अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग डिक्रीज होगी और प्राइवेट की तरफ आप मूव करेंगे, तो प्राइवेट का तो मोटिव प्रॉफिट है, तो वो तो इनके बारे में नहीं सोचेगा ना। तो स्टेप्स आपको क्या लेना है कि आपको गवर्नेंस इंप्रूव करनी है ना, आपको हेल्थ न्यूट्रिशन का डेटाबेस बनाना है, लोगों को बताना है इसके बारे में, अवेयर करना है उनको बैलेंस डाइट के बारे में, उनको प्रोवाइड करना है आपको। एंड इसके अलावा आपको वल्नरेबल पॉपुलेशन को टारगेट करना है, टारगेटेड पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी आपको, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन के थ्रू आपको टारगेट करना पड़ेगा। इसके अलावा ऑल्सो देयर शुड बी अ बेटर मैकेनिज्म फॉर कोऑर्डिनेटेड पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज एंड बेटर गवर्नड प्राइवेट हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन। तो जो प्राइवेट हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन हैं वहां पे आपको बेटर गवर्नेंस की जरूरत है। अर्बनाइजेशन बढ़ता जा रहा है, तो अर्बन पुअर जो है वो और ज्यादा बढ़ेंगे ही फ्यूचर में। ऐसे में आपको एक पॉलिसी लानी पड़ेगी अर्बन पुअर के लिए, है ना। जैसे मनरेगा ला दिया आपने, रूरल पुअर के लिए तो आपने ला दिया, मनरेगा ला दिया, अर्बन पुअर के लिए भी तो आप कुछ इस तरीके से करो ताकि उनके पास उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़े, उनके पास पैसे बढ़े, तब तो कुछ काम कर पाएंगे। दैट इज द थिंग व्हिच ऑथर सेज इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अगली जो न्यूज है वो है श्रीलंका रिवोक्स द बैन ऑन फर्टिलाइजर्स। तो अभी बीच में श्रीलंका बहुत तेज चल रहा था, 2.5 कदम चल रहा था ना, घोड़ा बन रहे थे वो लोग। तो उन्होंने कहा भैया कि हम एक नई पॉलिसी ले आए हैं जिससे कि हम विश्व की पहली कंट्री बन जाएंगे जो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करती है पूरी तरीके से, है ना। तो उन्होंने सारे केमिकल, सारे फर्टिलाइजर्स बंद कर दिए, हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड सबके इंपोर्ट पे बैन लगा दिया। लेकिन इससे हुआ क्या, हुआ ये कि उनकी जो फूड सिक्योरिटी थी उस पर इम्पैक्ट पड़ गया। काफ़ी लोग जो थे वो किसानी छोड़ने लगे, कई लोगों ने इसका आंदोलन भी किया इसके खिलाफ, है ना। फूड सिक्योरिटी इंपैक्ट हो गई। तो अब फाइनली श्रीलंका ने ये जो बैन ऑन फर्टिलाइजर्स इंपोर्ट है या ये सब चीजें हैं इसको वापस ले लिया है। एंड दे आर सेइंग दैट कि नहीं भैया ये सब हम नहीं कर पाएंगे, हमको तो अब किसानी करनी है और फूड सिक्योरिटी को मेंटेन करना है। फॉर दैट रीजन दे हैव टेकन बैक दिस लॉ, इस लॉ को उन्होंने वापस ले लिया है, तो उसको याद रखिएगा। अगली जो न्यूज है वो आप लिख सकते हैं, बिटकॉइन सिटी टू कम अप इन एल सल्वाडोर। तो एल सल्वाडोर जो है वो पहली बिटकॉइन सिटी, वर्ल्ड की पहली बिटकॉइन सिटी लेकर के आया है ना। दैट इज द थिंग। एंड इट विल पावर्ड बाय अ वोल्केनो एंड फाइनेंस्ड बाय क्रिप्टो करेंसी बॉन्ड्स। याद रखिएगा, पावर्ड बाय वोल्केनो एंड फाइनेंस्ड बाय क्रिप्टो करेंसी बॉन्ड्स। इसको फाइनेंस कौन करेगा, क्रिप्टो करेंसी बॉन्ड्स के थ्रू फाइनेंस किया जाएगा। एंड प्रेसिडेंट नाइब बुकेले हैं, उन्होंने कहा है कि एल सल्वाडोर इज प्लानिंग टू बिल्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट बिटकॉइन सिटी। इसको याद रखिएगा, वर्ल्ड की पहली बिटकॉइन सिटी जो है वो आ रही है कहाँ पे, एल सल्वाडोर में। एक्चुअली एल सल्वाडोर वही कंट्री जिसने सबसे पहले बिटकॉइन को लीगलाइज भी किया था एज द करेंसी, है ना। तो ये भी आप याद रखिए, लीगलाइज्ड देम दैट एज अ करेंसी, बिटकॉइन को एल सल्वाडोर ने किया था। तो ये आप याद रख सकते हैं। अगली जो न्यूज हम मूव करते हैं यहाँ पे, KIIFB। अब इस न्यूज में मैं आपको पूरी चीज नहीं बताऊंगा, केवल और केवल KIIFB बताता हूँ क्या है, क्योंकि ये स्टेट स्पेसिफिक है इसलिए हम इसको पूरा डिस्कस नहीं करेंगे। KIIFB है केरला इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड, याद रखिएगा, केरला इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड। इट्स अ बॉडी ऑफ कॉर्पोरेट कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ केरला। गवर्नमेंट ऑफ केरला ने इसको कॉन्स्टिट्यूट किया था टू मोबिलाइज द फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो यहाँ पे फाइनेंशियल रिसोर्सेज को मोबिलाइज किया जा रहा था यूजिंग दिस केरला इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड। और क्यों किया जा रहा था, ताकि स्टेट में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका डेवलपमेंट किया जा सके। इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 11 नवंबर 1999 को थ्रू अ लेजिस्लेशन। एंड केरला इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड एक्ट आया था 1999 में, जिसके थ्रू ये
KIIFB बना था, बोर्ड बना था ये, ठीक है ना, केरला इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड। ये बनाया गया था KIIFA 1999 के थ्रू, यानी कि केरला इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड एक्ट 1999 के थ्रू ये लाया गया था। ये बॉडी ऑफ कॉर्पोरेट है कॉन्स्टिट्यूटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ केरला, जो कि फंड मोबिलाइज करते हैं इन ऑर्डर टू डेवलप द इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये आप याद रख सकते हैं, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे द पेनॉप्टिक नेचर ऑफ बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे ऑथर ने कहा है कि जो बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी है जिसका यूज किया जा रहा था अभी तक फेसबुक द्वारा, फेसबुक ने कहा है 2010 में आया था फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी जिसको बोलते हैं। आपने देखा होगा कि फेसबुक कई बार क्या होता है, सिर्फ फोटो देख करके आपको टैग करने के लिए ऑप्शन दे देता है कि ये कौन सा व्यक्ति है ना। तो इसका मतलब क्या है कि वो फेशियल रिकॉग्निशन यूज कर रहे थे। तो फेसबुक 2010 से फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी यूज कर रहे थे, लेकिन रिसेंटली फेसबुक ने कहा है कि दे विल नॉट बी यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी एनी मोर, वो इस टेक्नोलॉजी का यूज अब नहीं करेंगे। दिस इज व्हाट दे हैव सेड। एंड इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि अब जो तो इसके बारे में ऑथर ने बताया कि देखो दोनों तरीके से इसको यूज किया जा सकता है। एक तो ये प्राइवेसी को भंग भी करता है, राइट टू प्राइवेसी के अगेंस्ट है, ऑब्वियसली बात है बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी का, क्योंकि आपने इन्फॉर्मेशन लेने से पहले आपने कोई कंसेंट नहीं लिया ना, है ना। अब आप डिलीट करो अलग बात है, लेकिन आपने इन्फॉर्मेशन लेने से पहले तो कंसेंट नहीं लिया, तो दैट इज द थिंग। दूसरा, इसका यूज भी किया जा सकता है। यूज कैसे किया जा सकता है कि क्रिमिनल्स को ट्रैक करने के लिए। इनफैक्ट अभी शूटिंग हुई थी USA में, जिसमें क्रिमिनल्स को ट्रैक करने के लिए AI और FRT टेक्नोलॉजी का यूज करके, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और FRT का यूज करके उसको रिकॉग्नाइज ही किया गया। तो ऑथर ने कहा कि दोनों तरीके से इसका यूज पॉसिबल है, पॉजिटिव निगेटिव दोनों ही तरीका है। एंड काफ़ी टेक्नोलॉजीज, काफ़ी कंपनीज हैं जो कि इस FRT टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। फेसबुक इज नॉट द फर्स्ट वन टू यूज़ दैट, लेकिन ठीक है फेसबुक ने इसको मना किया, तो इट्स अ गुड स्टार्ट। ऑथर ने कहा कि इंडिया को ज़रूरत है कि FRT टेक्नोलॉजी के रिलेटेड कुछ लॉ लेकर के आए, है ना। एंड NCRB ने रिक्वेस्ट भी किया था, हैज़ रिक्वेस्टेड फॉर प्रपोजल्स टू क्रिएट अ नेशनल ऑटोमेटेड फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम। NCRB ने रिक्वेस्ट किया है फॉर प्रपोजल्स टू क्रिएट अ नेशनल ऑटोमेटेड फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम, जो कि एक नेशनल डेटाबेस बनाएगा फोटोग्राफ्स का टू आइडेंटिफाई द क्रिमिनल्स। अब ऑथर ने यहाँ पे ये कहा है कि देखो ये डेटाबेस तो बनाया जाता है, लेकिन इसमें बायसेस बहुत सारे रहते हैं। जैसे कि USA में जो FRT सिस्टम था उसमें ऐसा बायस था कि उसमें जो ब्राउन, ब्लैक और एशियन इंडिविजुअल्स थे वहां पे 100 गुना ज्यादा, 100 टाइम्स ज्यादा चांसेस थे मिस आइडेंटिफिकेशन के देन वाइट मेल फेसेस। तो यहाँ पे ऑथर ने कहा कि बायस भी काफी ज्यादा हो जाते हैं, तो हमको अगर टेक्नोलॉजी लाके आनी है तो हमको देखना पड़ेगा कि ये बायसेस ना रहे। पहली चीज, बायसेस शुड नॉट बी देयर। दूसरी चीज, हमको एक लॉ, लीगल प्रोसीजर भी रखना चाहिए जो कि राइट टू प्राइवेसी को और राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को मेंटेन करके रखे। जैसे कि अगर हम यूरोपियन यूनियन की बात करें तो उनका आर्टिकल 9 जो है जनरल डेटा प्रोटेक्शन रिजीम का, GDPR अगर कभी भी पूछे कोई ना कहां से रिलेटेड है GDPR, तो यूरोपियन यूनियन याद रखना, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रिजीम बोलते हैं इसको। इसका आर्टिकल 9 कहता है इट प्रोहिबिट्स द प्रोसेसिंग ऑफ द पर्सनल बायोमेट्रिक डेटा। ये पर्सनल बायोमेट्रिक डेटा को प्रोहिबिट करता है प्रोसेस करने से किसी भी कंपनी द्वारा। तो यहाँ पे ऑथर ने कहा कि इसी तरीके की किसी चीज की जरूरत इंडिया को भी है। इंडिया को भी जरूरत है कि वो इस तरह के लॉ लेकर के आए। अगर लॉ नहीं लाएंगे तो डेफिनेटली इसका मिसयूज होगा। तो दैट इज व्हाट द ऑथर सेज कि इसका नेचर जो है वो इसी तरीके का है कि आपको लॉ लाना पड़ेगा, आपको सेफगार्ड देने पड़ेंगे, तभी आप इसको यूज कर सकते हैं। सो दैट इज इट फ्रॉम दिस न्यूज आर्टिकल टुडे। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक भी करिए, इसको और प्रमोट कर सकते हैं आप लोग, एंड दैट विल बी अ गुड स्टार्ट, है ना। तो प्लीज डू दैट फ्रॉम योर एंड। दैट इज इट फॉर द डे। कीप लविंग अस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।